नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर में 10 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का दोपहर में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। इसी दिशा में आज से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करेगा और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। भारत में प्रतिदिन मौजूदा दौर में 19 मिलियन बैरल की डिमांड है, लेकिन साल 2045 तक ये 2 गुना हो सकती है। भारत अपनी ऊर्जा उत्पादन की क्षमताओं में लगातार वृद्धि कर रहा है और बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य के साथ चल रहा है, जबकि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान चौथा ही है। प्रधानमंत्री ने समृद्ध भविष्य और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में योगदान के लिए सबका आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पणजी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जल क्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, जो अधिशेष बिजली उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री पणजी और रिस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्त आदेश देंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं भारत के लोगों के साथ मिलकर महामहिम किंग चार्ल्स तृतीय के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा की कार्यसूची में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा की कार्यसूची में आज 4 विधेयक का विचार तथा पारित होने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 भी पारित होने के लिए कार्यसूची में शामिल है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस की तरफ से गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि कितना पैसा केंद्र की तरफ से किस राज्य को दिया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। दक्षिण हो या उत्तर, किसी भी राज्य के साथ कोई अनदेखी नहीं की जा रही है। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पेश किया। पटल पर विधेयक रखे जाने के बाद सदन जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। भारत के संविधान की मूल प्रति के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंचे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होंगे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में भी प्रवर समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर राज्य आंदोलनकारी प्रवर समिति की रिपोर्ट रखी। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठित की थी। समिति ने 20 माह के कार्यकाल में 4 खंडों व 740 पेज का ड्राफ्ट 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा। 4 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट और इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर बधाई दी। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां मूर्ति रखी और पूजा अर्चना भी की। मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके कुछ ही घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का आज उद्घाटन करेंगे। इस मेले में शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों के 700 प्रतिभागी और शिक्षा मंत्रालय के 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2022 से 2027 की अवधि में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया है। इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर साक्षरों को शामिल किया गया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को अपने ओमान के समकक्ष सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति और लाल सागर में चल रहे तनाव पर चर्चा की। दोनों मंत्री आगे की चर्चाओं के लिए लगातार संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। भारत में अपनी हालिया यात्रा पर आए अमेरिकी ऊर्जा संसाधन राज्य सचिव जेफरी आर पायट ने कहा कि भारत की प्रगति देखकर मैं हैरान हूं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की सराहना की। अमेरिकी ऊर्जा संसाधन राज्य सचिव जेफरी आर पायट ने कहा कि दिल्ली में आयोजित यूएस इंडिया फोरम में मैं मौजूद था। मैं ऊर्जा परिवर्तन, आसपास के जलवायु मुद्दों पर बहुत मजबूत फोकस की सराहना करना चाहता हूं। नई दिल्ली में 9 फरवरी से 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि देश में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य ही लोगों को जागरूक बनाना है। उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा गांव के प्राचीन टीले को लेकर चल रहे 53 साल के पुराने मुकदमे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अदालत ने कृष्णदत्त जी महाराज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्राचीन टीले को ही महाभारतकालीन लाक्षागृह माना है। न्यायालय ने प्राचीन टीले पर मुस्लिम पक्ष के दरगाह और कब्रिस्तान होने के दावे को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में इस बार विस्तृत बजट नहीं ला रही है, बल्कि बजट सत्र में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में लेखानुदान अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में कुछ वक्त पहले ही नई सरकार बनी है। नई सरकार की कुछ नई प्राथमिकताएं होती हैं, लिहाजा समय कम होने की वजह से अभी लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। मॉनसून सत्र में मध्य प्रदेश सरकार विस्तृत बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूबाई पटेल के अभिभाषण से होगी। सत्र में वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के 19 दिवसीय इस सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि समाज में महिलाएं अब भागीदारी से नेतृत्व तक पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्य में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए 3600 से अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जा रही हैं। एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। उधर 10वीं हिंदी का फर्जी प्रश्न पत्र सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल करने के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र लीक से संबंधित गलत सूचनाओं से सावधान रहें। उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती मध्य और पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी राज्यों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हुई। कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, बिहार और बंगाल समेत ज्यादातर मैदानी राज्यों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से धूप खिलेगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय कोहरे की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आएगा और न्यूनतम तापमान में भी क्रमशः वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भीषण बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यहां लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को मरम्मत के लिए आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए रामबन के एसएसपी ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा ने कहा कि इस दौरान ढालवास और किश्तवाड़ी पठार में सड़क की मरम्मत की जाएगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक का दिसंबर तिमाही का शुद्ध मुनाफा 69% बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैंक का शुद्ध मार्जिन 10.9% रहने के कारण 257 करोड़ रुपए की आमदनी के चलते बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली।
अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने और घरेलू बाजार के नकारात्मक रुख के बीच रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.06 अंक पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ईएमआई बढ़ने की उम्मीद कम। जनवरी महीने में देश का कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 9.97 करोड़ टन हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में भारत का कोयला उत्पादन 9.04 करोड़ टन था। हयात ब्रांड के तहत होटल श्रृंखला चलाने वाली जुनिपर होटल्स और रियल एस्टेट कंपनी ऑर्किड डेवलपर्स समेत 4 कंपनियों को बाजार नियामक सेबी ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है। कैब सेवा के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने वाले मंच स्नैप ई कैब्स ने इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर्स के नेतृत्व में प्री सीरीज ए दौर में 25 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। हाल ही में एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। तेल वितरण कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान 69,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। सरकार का फोकस सौर और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इसके चलते इन दिनों सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनी के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। सरकारी तेल कंपनियां 1.2 लाख करोड़ रुपए का करेंगी निवेश, चालू वित्त वर्ष की तुलना में 5% ज्यादा। BLSE सर्विसेज के शेयर के स्टॉक मार्केट में आज अच्छी एंट्री हुई और NSE पर BLSE सर्विसेज लिमिटेड का शेयर 305 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। टेलीकॉम दिग्गज का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान रेवेन्यू 5.8% बढ़कर 37,899.5 करोड़ रुपए हो गया। LIC के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का शेयर इंट्राडे ट्रेड में 9% की तेजी के साथ पहली बार 1000 के लेवल को पार कर गया। शेयर बाजार में बजट के बाद से सोलर एनर्जी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी का मुनाफा 60% घटा। इसके साथ ही आय में 10.1% की गिरावट आई। और इधर पेटीएम का शेयर 3 दिन में 50% टूटा। जी सोनी के खिलाफ NCLT में याचिका दायर करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जी सोनी मामले की याचिका पर NCLT सुनवाई करेगा। विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली REC लिमिटेड को द AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया के दौरे से फिलिस्तीनियों में ये उम्मीद जागी है कि गजा में संघर्ष विराम होगा। एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की और गजा में मानवीय जरूरतों पर चर्चा की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन चार्ल्स किस कैंसर से पीड़ित हैं ये पता नहीं चला है। बकिंगम पैलेस ने कल बयान जारी कर कहा कि किंग चार्ल्स ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। यमन में विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अफ्रीकी देश सेनेगल में 25 फरवरी को होने वाले आम चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सेनेगल की संसद ने एक संशोधित चुनाव स्थगन विधेयक को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। ऑस्ट्रेलियाई लेखक को चीन द्वारा निलंबित मौत की सजा पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आक्रोश जताया। ऑस्ट्रेलियाई लेखक की मौत की सजा से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज नाराज हैं। एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि यह एक आक्रोश था कि बीजिंग की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई लेखक यांग हैंगजून को जासूसी के आरोप में निलंबित मौत की सजा सुनाई। ऑस्ट्रेलियाई लेखक पर एक ऐसे देश के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था जिसकी चीन ने सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं की थी और मामले का विवरण उसके खिलाफ अज्ञात थे। कैलिफोर्निया में आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है। इराकी रक्षा प्रणाली ने रविवार देर रात अल अनबर शहर में अमेरिकी ड्रोन पर रॉकेट दागे। दरअसल अमेरिकी ड्रोन हवाई अड्डे और इराकी सैन्य ठिकानों की सैन्य चौकियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। चिली में आग से मची तबाही को देखते हुए चिली सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। सरकार ने लोगों से शांति बनाने की अपील करते हुए कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी।
दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिम्बू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। बिम्स्टेक देशों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के करीब 400 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम ने संस्करण में अब तक अजय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सतीश कुमार करुणाकरन और आद्या वारियात की जोड़ी ने 32वें ईरान फजर अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। सतीश और आद्या की जोड़ी ने अनुभवी भारतीय जोड़ी एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी को 22-20, 21-14 से खिताबी मुकाबले में पराजित किया। वहीं भारत के साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में मैक्सिको के जोब कैस्टिलो और लुइस अर्मांडो मोन्टोया को 21-18, 21-19 से पराजित किया। पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान और करिश्मा कपूर ने अपकमिंग फिल्म मर्डर मुबारक का टीजर रिलीज कर दिया है। सनी देओल जल्द फिल्म लाहौर 1947 में नजर आने वाले हैं, जिसे आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अभिनेता और हास्य कलाकार जॉनी लीवर की बेटी जैमी लीवर भारत के पहले वन वुमन स्टैंड अप कॉमेडी शो द जैमी लीवर शो से धमाल मचाने जा रही हैं। मुंबई में होने वाले इस शो में वे स्टैंड अप सेट में अभिनय, गायन और नृत्य करती नजर आएंगी। राजकुमार राव के साथ फिल्म श्री में नजर आएंगी अभिनेत्री अलाया। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में प्रेम कहानी को दिखाने के बाद शाहिद कपूर बहुत जल्द युद्ध के मैदान में अपना हुनर दिखाते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद एक बड़े बजट की फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार निभाने जा रहे हैं। विकी कौशल ने अपकमिंग फिल्म ऑल इंडिया रैंक का ट्रेलर शेयर किया है। 1 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म लापता लेडीज का पहला गाना डाउटवा रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार का गाना शंभू को जारी कर दिया गया है। अक्षय ने इस गाने में अपनी आवाज देने के साथ ही शानदार नृत्य भी किया है। लॉस एंजल्स में आयोजित प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स के 66वें संस्करण में भारतीय संगीतकारों का दबदबा रहा। समारोह में कुल 5 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म लाल सलाम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।